लगातार आई है। अभी एक असर नाम की एक रिपोर्ट आई है, सरकार ने भी उस पर काफ़ी गंभीरता दिखाई है। तो शिक्षा की जो सीख है, जिसे कहते हैं लर्निंग आउटकम, वो गिरा है। बच्चों के दाखिले के नाम पर बहुत झूठे दाखिले हुए हैं, शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई। तो जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए, वो दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून है। बाल मजदूरी के खात्मे के लिए कानून है, जिसमें खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी रोकी गई है। तो उस कानून में संशोधन अभी चल रहा है, प्रस्तावित है। और एक कानून जो हाल में बना है वो है बच्चों को यौन शोषण से रोकने के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला, पॉक्सो से कहते हैं सरल संक्षिप्त भाषा में। उसके तहत बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है कि 18 साल तक के बच्चों के साथ किस किस प्रकार का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण हो सकता है। उसके लिए अलग अलग कानून के सजा के प्रावधान है। ये कुछ कानून है। जी कैलाश जी, इस पर हम विस्तार पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध और कानूनी तौर पर कैसे बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध और कैसे हम अपने बच्चों को कानूनी स्तर पर बचा सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जी कैलाश जी, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे लॉस के बारे में। मैं प्रभ सहाय कौर जी के पास आना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि चाइल्ड राइट्स से जुड़े हमारे कौन कौन से भारत में कौन कौन से कानून मौजूद हैं? जैसे सर ने मेंशन करा, देयर इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अदर देन दैट चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट जी, एंड और भी बहुत सेक्शंस हैं जो आईपीसी में और पुराने एक्ट्स में भी हैं। बट इम्पोर्टेंटली जो नया 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें एक सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन 370 ऑन ट्रैफिकिंग जी। ऑल काइंड्स ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसमें इंक्लूड हुआ है। सो दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि जो बच्चों को लिया जाता है बाहर के स्टेट से और उनको लाया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उनको जबरदस्ती यहाँ पे काम कराया जाता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेप जहां से उनको लाया गया है टू द ट्रांजिट टू द फैक्ट वेयर देयर एक्चुअली वर्किंग, ये सारा इसमें पूरी चेन इंक्लूड हो चुकी है ट्रैफिकिंग में। सो वी आर होपिंग कि इससे इस लॉ के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। बट जो हम बात पहले भी कर रहे थे, लॉज जो पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो आप बात कर रहे थे 5 साल के रेप केस की जी। आपको याद होगा कि इट वाज ऑल ओवर द न्यूज, 6 घंटे तक द पेरेंट्स ऑफ दैट गर्ल वर वेटिंग इन द पुलिस स्टेशन। अब अगर कोई चाइल्ड मिसिंग जाता है, वो भी 6 साल के बच्चे, 6 घंटे तक अगर आपने एफआईआर ही नहीं रजिस्टर करी है, कार्यवाही शुरू ही नहीं करी है, तो कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्ची मिल पाएगी? तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि सोसाइटी का रोल ऑफ कोर्स है, पर जब सोसाइटी को ये मैसेज चला गया है कि कुछ होगा नहीं आपके अगेंस्ट, तो दैट इज वेयर द क्रिमिनल एलिमेंट कम्स वेरी हाई। जी खाका साहब, अगर किसी एक बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है या किसी भी तरह का अपराध हुआ है, तो एक वो बच्चा या उसका गार्जियन या फिर उसके माता पिता कहाँ जाके अपनी दरख्वास्त लेकर जा सकते हैं और अपनी अर्जी दे सकते हैं? यौन हिंसा की बात करें तो अभी जो नया एक्ट आया है, जैसा सर आप रेफर कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग के प्रावधान में बच्चों को खुद जाने की जरूरत कहीं नहीं होती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है जो बहुत विशेष है। किसी भी वयस्क व्यक्ति को जिसको जानकारी है, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, और अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो क्लास टीचर भी हो सकता है, या इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन का एक अधीक्षक या जो भी जिसके कस्टडी में है वो भी हो सकता है। यदि उसको जानकारी है कि इस बच्चे के साथ किसी प्रकार का यौन हिंसा हुआ है, तो ये कानूनन उसकी जवाबदेही है कि इसकी सूचना वो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन को दे जी। और उसके बाद जो ये विक्टिम है, जो बच्चा है, जो शोषित है, इसकी न सिर्फ सूचना, लेकिन इस बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने लेकर जाना और वहां जाके उनको जो खास प्रावधान है इसमें कहते हैं इसको सपोर्ट पर्सन, जिसमें एक बच्चे के साथ में, वो पुलिस वाला नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं कि कोई सरकारी व्यक्ति हो, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको सपोर्ट करता है, उसको कंफर्टेबल फील कराता है, और बच्चा जिस प्रकार से अपनी बात को रखना चाहे वो उसको इनेबल करता है, उसको समझाता है। और अगर इस कानून की बात करें तो उसमें ऐसा लिखा है कि सपोर्ट पर्सन वो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो। और इसीलिए जब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मुझको लगता है कि सरकारी संस्थाओं के अंदर यदि अगर बच्चा वहां है तो वहां पर कुछ ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिनसे बच्चा खुला हुआ है, जहां वो शेयर करने की हिम्मत करे, तो वो व्यक्ति भी अपॉइंट हो सकता है। दूसरा, उसके घर परिवार का व्यक्ति हो सकता है, यदि अक्यूज्ड वहां का नहीं हो तो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। आवश्यक इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी हर किसी की
एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि बच्चों के साथ हम अपने लगाव को इतनी मजबूत करें कि अपने उस परिवेश में एक व्यक्ति को जान पाए जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो कि ऐसी परिस्थिति में तुरंत उसको बताए। एक और प्रावधान के विषय में जरूर बताना चाहूंगा, जो है इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के विषय में और स्पेशल एजुकेटर के विषय में। किसी भी बच्चे की भाषा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब बच्चे बाहर से आते हैं और उनकी भाषा कई बात समझ में नहीं आती, अक्सर पुलिस के साथ ही होता है, करके लाया जाता है, तस्करी करके लाया गया, या आप कहें यहाँ पर बहुत सारे जगहों में अलग अलग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, आप चाहे इस्लाम कहें, रीसेटलमेंट कॉलोनीज कहें, या सिर्फ इतना ही मैं क्यों कहूँ, अगर फैमिलीज अच्छी है लेकिन किसी कारण से ऐसा हो गया है और भाषा कहीं और के किसी दूसरे राज्य की है और वो बता नहीं पा रहा हो, कैसे वो पुलिस को एक्सप्लेन करेगा, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि उसमें जो जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर है वो बाल कल्याण समिति से इस रिक्वेस्ट को रखे कि इसके लिए सपोर्ट पर्सन ही नहीं लेकिन इंटरप्रेटर भी प्रोवाइड किया जाए। कैलाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि 16 दिसंबर की जो सामूहिक बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसमें एक 17 साल की उम्र के इंसान की बहुत ही क्रूरता जो उन्होंने की थी, वो 18 साल से कम उम्र के हैं और अभी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कौन से बच्चों की प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं वो ऐसा कदम उठाते हैं और क्या उन्हें क्या प्रोवोक किया जाता है जो वो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं? देखिए, जो इस बच्चे ने किया वो तो पाशविक था, राक्षसी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पूरी चीज को थोड़ी सी और गहराई से देखें तो इस बच्चे को गांव से बहला फुसला के दिल्ली लाया गया जी। 6 साल की उम्र से वो बच्चा बाल मजदूरी करता था। तब हमारी सरकार, तब हमारा समाज, तब हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ थे? दिल्ली में ही कर रहा था मजदूरी। इसके बाद दूसरी जगह उसने मजदूरी की, फिर एक ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर हुआ जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसका मामा चाचा जो भी गांव का कहते हैं लोग, तो उसकी पूरी परवरिश जिस तरह हुई, तो ये बच्चा शुरू से ए चाइल्ड हु वाज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको सुरक्षा की जरूरत थी और जिसको पूरी तरीके से केयर की जरूरत थी। लेकिन ऐसा सरकारों ने या समाज ने नहीं किया। सरकार को ही करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में दुर्भाग्य से जब कानून है, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो उसके तहत इस तरह के बच्चों के लिए पूरी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, परवरिश देने के लिए उनको होम्स बनना चाहिए। लेकिन सरकार लाइसेंस दे देती है एनजीओ, क्योंकि भाई चलाओ होम। एनजीओज में इतने घपले हैं, गड़बड़ हैं। कई बार हमको शर्म आती है कि बचपन बचाओ आंदोलन अपने आप को एनजीओ कहे कि नहीं कहे। अभी जयपुर में 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि 5 लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कराया पुलिस और सरकार ने, और उनके साथ बलात्कार हुए। उनमें से 3 लड़कियां शायद प्रेग्नेंट हैं, उनकी जांच आएगी। इससे पहले जयपुर में ही एक होम में छापा मारा गया था, उसमें से बच्चे छूटे थे। ये अपना रोहतक के पास हरियाणा में एक छापा मारा था, जहां पर उस होम के लोग लगातार नेताओं को, पुलिस अफसरों को और दूसरों को वहां की बच्चियों को सप्लाई करते थे, और बच्चियां बताई बाद में कि ये तो लगातार धंधा चल रहा था, वो वेश्यालय की तरह होम चल रहे थे। लेकिन सरकार उन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, होम नहीं बनाई। तो उसका परिणाम सीडब्ल्यूसी तक नहीं बनी थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां अभी कुछ दिनों पहले तक केवल 450 बनी थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ये जानती होंगी प्रोफेसर जी और फुल्का साहब जो वकील हैं बड़े भारी बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से, भुवन रिबू हैं, इन लोगों ने लगातार ये लड़ाई लड़ी कि भाई कम से कम सीडब्ल्यूसी तो बनाओ, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज है। इसके बाद अब दूसरी एक और बड़ी चीज है जो कि इस बच्चे और दूसरे तमाम बच्चों के बारे में लागू होगी, जिनके बारे में ये कहा जाता है भाई अपराधी हो गए। अपराधी हुए क्यों? उसके कई कारण हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और कई कारण है, सांस्कृतिक कारण है, पारिवारिक गरीबी एक कारण है, गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जो बच्चे इस तरह की गरीबी में पल पुस रहे हैं, जो अभिशप्त हैं और जो अपना ढंग से जीवन भी यापन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ही तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करता है, और उनके लिए इस तरह के होम बनाने की बात करता है और सुरक्षा की बात करता है। लेकिन वो मुहैया नहीं हो पाए। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इसी कानून में एक बहुत बड़ा प्रावधान था, खाका साहब जानते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन अभी हमने पूछा, बचपन बचाओ आंदोलन ने कोर्ट में पूछा, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई कितनी जगह पे बने? सरकार
को कुछ मालूम नहीं है, बने ही नहीं है। ज्यादातर जगह पर लगता है कि कहीं बने ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो बनाने की जिम्मेवारी थी इस कानून के अंदर 2000 से चली आ रही, 2006 में उसको और मुकर्रर किया गया। इवन कि कुछ राज्यों में भी राज्यों में नहीं, जिलों में नहीं, हर जिले में बनना चाहिए था ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप किसी राज्य में, अब दूसरी कमीशन का देखिए, हर राज्य में दूसरा जो कानून है, इस सारे कानूनों की देखभाल करने के लिए एक बनाया एनसीपीसीआर जी, राष्ट्रीय बाल कल्याण, उस पर हम चर्चा करेंगे, शायद आप भी पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो केवल 13 राज्यों में स्टेट कमीशन अभी तक बन पाए, वो भी धक्के मार मार के। हम जैसे संगठन कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट पंजाब में जाने के बाद हम लोग बनवा पाए, उत्तरांचल में बनवा पाए, कोर्ट में छत्तीसगढ़ में, कोर्ट में जाने के बाद फिर एससीपीसीआर बन रहे हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो सरकारी जिम्मेवारी संगठन बन रहे हैं, वही सरकारी संगठन बन रहे हैं, वही बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो बन ही नहीं पा रहे हैं, और बन रहे हैं तो वो रक्षा नहीं कर पा रहे। जी प्रभा जी पूछ रहे थे अगर गरीबी एक कारण हो सकता है। आई डोंट थिंक सिर्फ गरीबी इस तरह के मॉन्स्टर्स को बर्थ दे सकता है। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अगर इसकी बात करें, एटलीस्ट 11 साल से ये चाइल्ड लेबर था। ये एक जगह से दूसरी जगह तक, एक ढाबे, एक रेस्टोरेंट, एक एस्टैब्लिशमेंट से कहीं काम करता था, खाना मिलता है या नहीं, एक जगह से लात मारी गई, दूसरे में गया। अगर कोई योर होल चाइल्डहुड अगर आपने इस तरह के वातावरण में स्पेंड किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी और के प्रति कुछ काइंडनेस दिखा सकता है। और 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर दिल्ली एक्शन टेकन प्लान फॉर अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बना था। एज पर दिस हर महीने मिनिमम 500 बच्चे रेस्क्यू होने चाहिए, रिहैबिलिटेट होने चाहिए और चाइल्ड वेलफेयर होम्स में होने चाहिए। हर एक बच्चे के लिए एक चाइल्ड वेलफेयर फंड बनना चाहिए जो उस बच्चे के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो सरकारी फिगर्स हैं, 4 साल में सिर्फ 3500 बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। ये फिगर 18,000 होना चाहिए था। अब फर्क देखिए, कैन वी एक्सपेक्ट कि चाइल्ड लेबर अबॉलिश हो सकता है? वक्त तो चला खाका साहब, सिर्फ दिल्ली के लाजी वक्त तो चला एक छोटा ब्रेक है, लेकिन खाका साहब से मैं ब्रेक के बाद आने के बाद ये पूछना चाहूंगी, जो पुनर्वास केंद्र बने हैं, क्या वो एक्चुअली में बच्चों की देखभाल कर पा रहे हैं? ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों से जुड़े अपराध और कैसे हम कानूनी स्तर पर अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में और कैसे हम कानूनी स्तर पर अपने बच्चों को संरक्षित महसूस करा सकते हैं। खाका साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे पूछा कि ये जो बच्चों, आपराधिक बच्चों के लिए जो पुनर्वास केंद्र बनते हैं या जो बच्चों को जरूरत है पुनर्वास केंद्रों की, ये योजना जो बनती है पुनर्वास की, क्या इसमें असलियत में बच्चों की देखभाल हो पा रही है या ये और अपराधों में शामिल हो रहे हैं? मुझको लगता है आप 2 तरह के बच्चों के विषय में बातचीत कर रहे हैं, जैसा कैलाश सर भी कह रहे थे। न सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम विशेष करके उन बच्चों के विषय में बातचीत कर रहे हैं जिनको सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर, कम से कम दिल्ली के अंदर स्थिति ऐसी है कि हमारे पास 28 गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है जो उन बच्चों को भी, जिनको हम कहते हैं जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनके लिए भी संस्थाएं हैं। उनके लिए हमारे पास 6 संस्थाएं हैं और इसके साथ 7 चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, बाल कल्याण समिति, जो इन बच्चों के विकास, पुनर्वास, इन सब के विषय सारी कहें इंक्वायरी करती है और पूरा डिस्पोजल उन्हीं के इंक्वायरी के तहत हुआ करता है। बेसिकली ये हैं जो इन बच्चों के ऊपर अधिकार रखती हैं, इनकी कार्रवाई करने का काम करती हैं। इसके साथ हमारे पास 15 ओपन शेल्टर हैं। एक नया कंसेप्ट है, नई स्कीम के तहत, नई स्कीम समेकित बाल संरक्षण योजना, जो 2010 में ये हमारे दिल्ली में यहाँ योजना शुरू हुआ, लागू होना। और अब तक जैसा आप बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, दिल्ली के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बन चुकी है, स्थापित हो चुकी है। और हम इसमें अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं। कोशिश जारी है कि हम सारे जितने रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए भी कर पाएं। इसके अलावा हमारे पास 8 शेल्टर होम्स हैं जी। एडॉप्शन एजेंसीज हमारे पास 12 हैं। तो ये सारे जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बच्चों के लिए ही है और बच्चों के पुनर्वास के लिए ही काम करती है। और जो सबसे पहला मकसद होता है कि बच्चे चाहे जो भी हों, जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि बच्चों का एक अधिकार जो उनका बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे कोई भी हों, परिवार चाहिए। जब तक एक परिवार उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो एडॉप्टिव फैमिली है या फिर उनके बायोलॉजिकल फैमिली है, तो उसकी कोशिश इन संस्थाओं में की जाती है। साथ साथ में जितने टाइम तक रहते हैं, शिक्षा,
स्वास्थ्य और अन्य जो विकास की जरूरतें हैं उसके ऊपर भी कोशिश की जाती है। आपने अपराध से जुड़े उन बच्चों के विषय में बातचीत करी, वो प्रवृत्ति के विषय में, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो संस्थाएं हमारी हैं, हमने यही जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ ही मिलकर, जैसे जो बच्चे जिनकी एडिक्शन की समस्या रही हो, किसी प्रकार के नशे की आदी रहे जिसकी वजह से करते हो, उनके लिए हमने अलग से संस्था बनाई है ताकि बच्चे वहां पर जाएं, उनको एक समय सीमा में उसकी ट्रीटमेंट की जाए। इसके साथ इन बच्चों का एक मेंटल असेसमेंट भी किया जाता है और इसके लिए भी हमने इनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। काउंसलिंग तो होती ही है, काउंसलिंग तो एक रूटीन प्रक्रिया है। जितने बच्चे आते हैं हर एक बच्चे की काउंसलिंग होती ही होती है। एक प्रावधान है इस एक्ट के अंतर्गत जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल केयर प्लान, और इसका होना, इसमें एक एक ब्यौरा होता है, बच्चा कब आया, कैसे आया, अब उसकी क्या जरूरत है, क्या समस्या है, फिर क्या करना चाहिए, और उसके अंदर काउंसलिंग आती है। लेकिन उसके साथ यदि किसी विशेष बच्चे को, किसी बच्चे को कुछ खास इंटरवेंशन की जरूरत है तो उस वक्त हमारे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी सहायता ली जाती है और इस प्रकार से कोशिश की जाती है कि उनका पुनर्वास सही तरीके से हो पाए। बिल्कुल। कैलाश जी, जो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना है, इसमें जो आपराधिक बच्चे हैं उनको कितने समय की सजा मिल सकती है? देखिए, सजा तो नहीं मिलती उसके अंतर्गत। ये कोशिश होती है कि उस बच्चे के अंदर सुधार हो, और सुधार के लिए उसको 6 महीने रखते हैं प्रारंभिक तौर पर, और उसको बढ़ा के फिर 1 साल किया जा सकता है। तो उस दौरान दुर्भाग्य से इस पर बड़े अध्ययन नहीं हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ छोटी मोटी घटनाएं पता लगती हैं कि जब बच्चे इस तरह की प्रवृत्तियों से छुटकारा होके और निकाल के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनको इस तरह के होम में भेजती है, तो वहाँ उनकी ठीक परवरिश नहीं होती। उनकी काउंसलिंग वगैरह की बात जो खाका साहब कह रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ अच्छे अधिकारी हैं वहाँ तो हो जाती है, या अच्छे एनजीओज हैं वहाँ हो जाती है, लेकिन वो होती नहीं है। तो वो एक खतरा बना रहता है कि निकलने के बाद फिर वो उसी चक्कर में लग जाएंगे। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत वो सारी चीज़ें की जाएं तो 6 महीने से लेके और साल भर में वो बच्चा इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो दोबारा इन प्रवृत्तियों में ना जाए। अब लोगों ने ये मांग की, अभी भी ये मांग उठ रही है कि भाई खतरनाक और इस तरह के जो बहुत ज्यादा विवत्स कांड हैं उस मामले में उस जुवेनाइल की उम्र घटा के 16 कर दी जाए, 15 कर दी जाए, 14 कर दी जाए, वगैरह वगैरह। ये मांग बहुत उठी, लेकिन हम तो लगातार ये मांग करते रहे कि किसी हालत में ना घटाई जाए। इक्की दुक्की घटनाएं होती हैं। 18 साल ही रहे, वो सही उम्र है, क्योंकि उसका संबंध तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों से है, जो यूनाइटेड नेशंस का चाइल्ड राइट कन्वेंशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे जो कानून बने हैं, जैसे अब ये बना हुआ है, पॉक्सो बनाया गया है इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ, तो उस सब में 18 साल है। अगर एक जगह आप उसको कम करोगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। तो ये बहुत सोच समझ के किया गया है, उसमें शारीरिक, मानसिक और सब तरह की चीजें देखी गई हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कानून लागू, अब 17 साल के उस बच्चे ने इतना बड़ा कांड किया, राक्षसी कांड, तो 17 साल का बच्चा आधी रात को क्या कर रहा था? वो किसी जुवेनाइल उस तरह के प्रोटेक्शन होम में क्यों नहीं था? वो किसी चिल्ड्रन होम में क्यों नहीं था? उसकी शिक्षा का जिम्मेवारी किसने उठाई? शिक्षा का अधिकार उसको मिला हुआ है संविधान के तौर पर, लेकिन स्कूल में क्यों नहीं था वो बच्चा 14 साल की उम्र तक, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल पूछने के सवाल हैं। अगर हमारी योजनाएं, अगर हमारे कानून, अगर हमारी संवैधानिक गारंटियां जो बच्चों के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देती हैं, अगर वो लागू की जाती हैं तो ये स्थितियां नहीं आएंगी। इक्की दुक्की घटनाएं तो फिर भी हो जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये नहीं होगा। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई उम्र घटाने की बात नहीं है, ना इसको होना चाहिए। बिल्कुल जी। प्रभ सहाय जी, आपने थोड़ी देर पहले बाल श्रम के बारे में बात की। बाल श्रम के दोषियों को कितने साल की सजा मिल सकती है? बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट। जी, हम जो सब बात कर रहे हैं, हम क्योर की बात कर रहे हैं। जब एक इंसिडेंट हो गया तो उसका क्योर क्या है, पर हम प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। जी, हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रिज्यूम करें कि चलो जो भी सर कह रहे हैं ये एक्चुअली चिल्ड्रन होम में होता है, इवन इफ यू प्रिज्यूम दैट, हजारों बच्चे हैं एज ऑफ नाउ जो वेट कर रहे हैं रेस्क्यू और रिहैबिलिटेट होने के। बिल्कुल। हम वी कांट जस्ट डिस्क्रेडिट देम एंड फॉरगेट अबाउट देम। यही लोग कल बढ़ के अडल्ट्स बनेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकते कि दे विल नॉट एवर गेट अ क्रिमिनल टेंडेंसी अगर उनको किसी तरह की एजुकेशन मिली ही नहीं है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन एक्चुअली रियलिटी में हो ही नहीं सकता जब तक चाइल्ड लेबर है, जब तक बच्चे
काम करेंगे तब तक वो एजुकेट हो ही नहीं सकते बिल्कुल। हैं। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड। दूसरा जो आप बात कर रहे थे, हम जो आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, 7 years to life imprisonment है, बट एक्चुअली जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत कम केसेस में होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, 452,000 केसेस हैं चाइल्ड लेबर के जो पिछले 3 सालों में आए हैं। इनमें से इनमें से सिर्फ 16% केसेस में 16% केसेस में प्रोसिक्यूशन हुई है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या दूसरे बच्चे नहीं उठा लाएंगे इसके बाद? बिल्कुल। आपको क्या लगता है खाका साहब, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, कन्विक्शन रेट नहीं है, कानून का भय नहीं है लोगों में, इसीलिए आज भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं? मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि कानून है, कानून जिस चीज़ के लिए होता है, जैसा आप भी कह रही हैं मैडम, हम क्योर की बात करते हैं तो बेसिकली उस पर ये काम करता है। अगर कहीं कोई प्रभावी है तो कानून उसके बाद ही सामने आता है जो अपना काम करता है। आवश्यकता मैं बार बार इस बात की कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की, हर एक की। आप सरकार कहें ठीक है सरकार, लेकिन सरकार भी हम आपसे ही चलता है, और हम भी, जैसे मैंने आपको कहा, परिवार तक कौन पहुंचेगा? यदि सरकार भी पहुंचेगा तो हमें और आपको पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। कैलाश सर संस्था के बारे में, चिल्ड्रन होम की विषय में बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की समस्या बहुत, ये विडंबना है हमारी, और एक कहें एक जटिल समस्या है हमारे लिए। आपको मैंने अभी संस्थाओं की गिनती बताई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आप कुल बच्चों की संस्थाओं की संख्या देखें, ये 70 से ज्यादा है। हमारी 28 आप ले लें जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्लस 40 से ज्यादा गैर सरकारी संस्थाएं हैं। तो और कितना संस्था बनाए? परेशानी क्या होती है हमारी, क्योंकि हम सब जानते हैं परिवार और बच्चे जो भी हो बाहर से आते करते हैं। जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर कोऑर्डिनेशन जो दूसरे स्टेट के साथ उसकी जरूरत पड़ती है, और वहां कहीं हम नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से सारे बच्चों को उस प्रकार की सुरक्षा या उनका जो अधिकार हो नहीं मिल पाता। और इसके साथ में एक और बात को इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। अगर आप बाल श्रम की बात करें तो यहाँ अगेन जो विभिन्न विभाग हैं दिल्ली सरकार के, उसका एक होकर हर एक चीज को काम करना, और ये दिल्ली में बेहतर है। कैलाश जी एग्री करेंगे, फिर भी दिल्ली में बहुत बेहतर है, जहां पर बचपन बचाओ आंदोलन भी इस टीम की एक सहयोगी है, और इसके साथ मिलकर श्रम विभाग है, दिल्ली पुलिस है, हमारे महिला एवं बाल कल्याण विभाग है, हमारे जिला अधिकारीगण है, ये सब उसमें शामिल हैं। और जैसे कोई खबर आती है एक रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता। लेकिन जब बच्चे को हम संस्थाओं में रखते हैं, क्योंकि संस्था में रखना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि संस्था में आप परिवार का आप स्नेह नहीं दे सकते, और जब आपको मालूम है कि ये बच्चे कहीं परिवार के साथ रह सकते हैं तो आप कोशिश करते हैं दूसरे राज्य के साथ वो संबंध इस प्रकार से आप बनाए कि बच्चों को वापस भेजा जा सके। जो पुनर्वास के यहाँ पर मुआवजा के जो पैसे यहाँ पर चाहे श्रम विभाग के स्कीम के तहत मिले हों या किसी और तरीके से वो वहां पर उनको पहुंचाया जा सके। शिक्षा की बात जो हमने संस्थाओं में यहाँ शुरू करी उसको कोई आगे कंटिन्यू कर सके। यदि हमने काउंसलिंग की बात करी उसको उस राज्य में जाके कोई उसको फॉलो अप कर पाए, वो कैसे होगा? वो समहाउ हम उस चीज को नहीं कर पाते, इसलिए समस्या पनपती है और वापस हमारे पास ये आती है। और हम कितने बच्चों और कितने होम की बात करें, बहुत ज्यादा संस्थाओं का एक ही राज्य में होना उतना उनके लिए हितकारी नहीं है जितना कि हम परिवार में जाके और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर चलिए काका साहब, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाल विवाह से जुड़े कानून की। बाल विवाह का कानून तो बन गया, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं। कैसे हम कानूनी स्तर पर इसकी रोकथाम कर सकते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में। कैलाश जी, ब्रेक से जाने से पहले मैंने बात की बाल विवाह की। जहां बच्चे बच्चियों की गुड्डे गुड्डियों से खेलने की उम्र अभी खत्म भी नहीं होती, तो ग्रामीण इलाकों में उनको इतनी समझ नहीं है या शिक्षा नहीं है या जागरूकता नहीं है कि बाल विवाह आज भी उतने ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जड़ की प्रॉब्लम रूट कॉज कहाँ है? देखिए, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष है जहां लड़कियों की इज्जत, लड़कियों की अस्मिता, लड़कियों का सम्मान समाज में बहुत कम है जी। खासकर पुरुष के मुकाबले लड़कियों का सम्मान नहीं है समाज में, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा ये कि गरीब माँ बाप या गांव के माँ बाप ये महसूस करते हैं कि लड़की पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, पहले ही उसकी शादी कर दो, वो बाद में बोझ बनेगी, क्यों ना वो ससुराल वालों के ऊपर बोझ बने। तो एक आर्थिक पक्ष भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा जो पक्ष है वो ये है कि कानून का डर नहीं है
कानून की समझ भी नहीं है, कानून की पहुंच भी नहीं है। ये भी एक पक्ष है कि लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि सरकार काफी चेतना के कार्यक्रम चला रही है तो गांव-गांव तक बात तो फैली है, लेकिन जो एक मानसिकता है समाज की, जो मैं कहता हूं कि लड़की विरोधी मानसिकता है एक तरीके से, वो इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो जल्दी से शादी कर दें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सरकार अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो रोक लग सकती है, पुलिस खासकर। जैसे अब एक आखा तीज का त्योहार है, वो इसी महीने में होता है। आखा तीज के त्योहार पर भारत में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, खासकर उत्तर भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में, कई जगह पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कई शादियां, हजारों हजारों बाल विवाह होते हैं। तो उस पर रोकने की बात है। फिर तीसरी बात यह है कि कई बार समाज के जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, कई बार तो मिनिस्टर खुद उन बाल विवाहों में शामिल होते पाए गए हैं, एमएलएज एमपी शामिल होते हैं। एमएलएज एमपीज को बुलाया जाता है, अगर शामिल ना भी होते हों तो सूचना नहीं देते, सूचना देने में लोग डरते हैं। तो ये सारी स्थितियां एक साथ जुड़ी हुई। तो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और कानूनी कारण, कानून के भय की कमी और कानून का सख्त ना होना। पुलिस वाले भी पैसा ले लेते हैं, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि हम लोग कई बार शिकायत करते हैं। राजस्थान में जहां हम लोग कई कार्यक्रम चलाते हैं, सैकड़ों गाँव में हम काम करते हैं, सूचना देने के बाद अगर, अब हर जगह तो सामाजिक कार्यकर्ता पुलिसिंग नहीं कर सकते एक साथ कई गांवों में। हम एक गांव में देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरे गांव में पुलिस को हमने फोन करके बुलाया, पुलिस वाले थोड़ी देर में गायब हो गए और वो शादी 10-15 मिनट के अंदर हो जाती। तो ये सब चीजें इसके साथ शामिल हैं। कानून बहुत बढ़िया है और सख्त कानून है, अगर इस पर ईमानदारी से पालन होगा तो बाल विवाह को जरूर रोक लगेगी। लेकिन लड़कियों का समाज में स्थान बनाना जरूरी है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे धार्मिक नेता हैं, धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलें। बिल्कुल। जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आते हैं, आप कभी मुश्किल से ही उनसे सुनते होंगे कि बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बाल यौन शोषण रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, बच्चों से गुलामी रोकने के लिए वो एक शब्द भी बोलते हों। उनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है कि देश के भविष्य को कैसे बचाएं। तो ये बातें देखने की हैं। बिल्कुल। खाका साहब, आपको क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के लिए हमको रोकथाम के लिए कैसी जागरूकता फैलाने की जरूरत है? जैसा आपने भी कहा, धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका इसमें योगदान है। इसके साथ जो मैं सरकार की अगर बात करूं तो जो अभी योजना मैंने आपको बताया, समेकित बाल संरक्षण योजना, यदि इसका क्रियान्वयन समुचित तरीके से हो जाए, ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे राज्य में अभी तक जिला स्तर की इकाई नहीं बन पाई है, लेकिन इसके अंदर वो प्रोविजन है जहां पर गांव तक पहुंच सकते हैं, गांव तक एक इकाई बनाने का प्रावधान है और उसमें कहीं बाहर से आपको कोई अधिकारी आके नहीं बिठाना है। वहां लोकल लोग, पंचायत उसके मेंबर होंगे, पंचायत खुद आके उसके साथ काम करेगी। और उसके बाद यदि बच्चों के साथ ऐसा कहीं कुछ होता है, परिवार में इन बातों की जागरूकता की कमी है, वहां ये प्रावधान है कि जाके इनकी पब्लिसिटी करें, लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को अवेयर करें और ये बातें इस प्रकार से चर्चा में आए जो आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। काश ये चर्चा उस लेवल में भी हो नहीं पाए, लेकिन ये तब संभव होगा जब हमारे पास इन योजनाओं का एक एक बारीकी से हर एक प्रावधान का क्रियान्वयन समुचित तरीके से हो पाए। और ये संभव है, ये हमारे और आपके जुनून और जज्बे की आवश्यकता है। प्रभ साहेब जी, एक तरफ हमने बात करी ग्रामीण इलाकों की, अब मैं आना चाहूंगी शहरी इलाके के बच्चों पर। आजकल शहरी इलाके के बच्चे, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जुड़ा रहूं, कौन सी अपडेट्स हो रही हैं उससे वाकिफ रहूं। लेकिन इस के चक्कर में कई अपराधों में भी वो शामिल हो रहे हैं और कई आपराधिक गतिविधियां सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रवृत्ति के बच्चे ऐसी आपराधिक गतिविधियों में आ रहे हैं और कौन बच्चे इसमें फंस रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम्स एक एरिया है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये अक्रॉस जुरिसडिक्शंस है, क्योंकि इंटरनेट इज एक्सेसिबल हर जगह से। जी। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो विच इज़ द लॉ, सेक्शन 66 है, वो सब है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, लोकल पुलिस स्टेशंस को इस एक्चुअली लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है जब हम साइबर लॉस की बात करते हैं। आजकल के हर बच्चा, आप कह रहे थे कि सिर्फ शहरी प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से गांव के बच्चे भी इंटरनेट पे तो अब आजकल हर तरह के बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। बट जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशंस है, उनको इस एरिया ऑफ लॉ में नॉलेज बिल्कुल नहीं है।
तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें एजुकेट करना और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ज़्यादा नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट होगा। और लॉ में भी कुछ अमेंडमेंट्स आ रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो देन वी कैन होप कि it is taken up more seriously। जी चलिए कैलाश जी, वक्त है कार्यक्रम को जल्द समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब चाइल्ड राइट्स को लेकर हम कहाँ हैं और हमें कहाँ आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, कहीं कहीं जहाँ प्रयास हुए हैं हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं। दिल्ली में कई चीज़ें सुधार हुई हैं जैसे खाका साहब बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बहुत बुरी है। जिन लोगों को इसका जुम्मा दिया गया है, दुर्भाग्य से वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी नैतिक जिम्मेवारी और कानूनी जिम्मेवारी पूरी। NCPCR जो बना हुआ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के लिए, आप सुन के हैरान होंगे और दर्शक हैरान होंगे कि जब एक RTI में पूछा गया कि आपने कितने मामलों को अब तक हल किया है 6 साल में, तो पता लगा है कि हल करने की बात तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुल हमने 1700 मामले अभी तक देखे हैं 6 साल में, 1700। और 6 साल में जो 1700 मामले देखे हैं, अगर हिसाब लगाया जाए, वो भी RTI से पूछा गया तो पता लगा 2,05,000 रुपया प्रति मामले में सिर्फ रजिस्टर करने का खर्चा हुआ है। किसी दोषी को सजा देने की बात तो है ही नहीं, किसी बच्चे को सुरक्षा देने की बात तो है ही नहीं। 2,05,000 प्रति बच्चे का मामला लिखा पड़ी में हुआ है खर्च। ये हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग की स्थिति है। और अभी अखबारों में पढ़ा होगा आपने, सब देश पढ़ रहा था कि कई उसमें से जो व्यापारी लोग अपना व्यापार करने के लिए अपने राज्यों में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में जाते थे, वो हवाई जहाज के प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं, बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और सारा का रिकॉर्ड उसमें बनता है। तो ये दुर्भाग्य है देश का, ये जवाबदेही का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, दिल्ली में हर रोज 7 बच्चे गायब हो रहे हैं जिसमें से 3 बच्चे मिलते नहीं। पूरे देश में हर 7 मिनट में 1 बच्चा गायब हो रहा है जिसमें से आधे बच्चे नहीं मिलते हैं। और अपहरण के मामलों को उतना संजीदा से लिया भी नहीं लिया आज तक। भारत, आप सुन के हैरान होंगे कि भारत की संसद में आज तक इस पर 1 घंटे बहस नहीं हुई जी। हमारी संसद में 1 घंटे बहस नहीं हुई कि ये बच्चे कहां गायब हो रहे हैं, कौन ले जा रहा है। इनको भीख मंगवाई जा रही है, हाथ पैर काटकर इनसे गुलामी कराई जा रही है, इनसे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। ये बच्चे हवा में, थिन एयर में गायब नहीं हो रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को अब इसमें हस्तक्षेप करके सख्ती के साथ कहना पड़ा कि हर मामले में केस रजिस्टर कीजिए, अभी पिछले कुछ दिनों पहले। तो ये चीजें हमारी जवाबदेही की हैं कि हर थाने को जवाबदेह बनाया जाए, हर पंचायत को जवाबदेह बनाया जाए, हर अधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए और NGOs को भी जवाबदेह बनाया जाए। प्रभ सहाय जी, आप क्या मानेंगे, कानूनी स्तर पर हम अपने बच्चों को अब कैसे सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं? लॉ, एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ तो पूरा है, बट हमारी प्रायोरिटी अभी लॉ इन्फोर्समेंट पे होनी चाहिए। और बहुत जरूरी है कि जैसे सर ने कहा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फिक्स करें कि अगर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी है, हम वहां एक्शन ले, तभी हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि लॉ इन्फोर्स एक्चुअली हो। क्योंकि चाइल्ड राइट्स हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं है। और अगर चाइल्ड राइट्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू एवर बिकम अ डेवलप्ड नेशन। बिल्कुल। खाका साहब, आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से हम सरकार को बहुत दोष देते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के दर्शकों को कि सरकार की तरफ से आप क्या दिलासा, क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आज के बाद हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? जो मैंने जैसा कहा आपको कि योजनाएं हमारी जो भी हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमारा आपस का सहयोग वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी हमने हाल में कोशिश एक शुरू करी, ये जो पोक्सो एक्ट आया उसके बाद जो जितने SHOs हैं, इंस्पेक्टर लेवल के जितने लोग हैं, हमने उनके लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, वो संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमने उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया और हमने 189 इंस्पेक्टर्स कवर किए। इसके साथ जैसा बातचीत कर रहे थे हम मार्गदर्शन के विषय में, तो हमने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो JJ एक्ट के तहत एक उनका बहुत बहुत बड़ा अहम रोल है ना, बच्चों, न सिर्फ बच्चों के लिए कि उनकी कैसे पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके या कैसे एक अच्छा इंसान बन सके, उसके साथ में ये भी कि जो जितने स्कीम है, योजनाएं हैं, उनका प्रावधान है, उसको कैसे लागू किया जा सके, उसमें उनका अहम योगदान। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उनके लिए भी हमने इसी साल हमने यहाँ के सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर में एक विशेष प्रशिक्षण
आयोजित किया। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोशिशें यदि हमारी जारी रही, और ये हम सरकार अकेले नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि हम हमेशा स्वयं से ही संस्थाओं को साथ लेकर करना चाहते हैं, एक दूसरे की आलोचनाओं को करने के बजाय हम सहयोग करें। एक मेरी रिक्वेस्ट, अपेक्षा है, इसके साथ मैं अपनी टिप्पणी समाप्त करना चाहूंगा। अपेक्षा मेरी यही है कि जिस प्रकार की कोशिशें यहां होती हैं, बच्चे जिस राज्य के निवासी होते हैं, परिवार जिस राज्य का निवासी होता है, हमारी अपेक्षा हर एक राज्य से है अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें, और एक दूसरे के साथ हम अगर सहयोग करें तो फिर एक किसी राज्य के ऊपर इस प्रकार की कहें जिम्मेदारी कहीं इतना ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा। संस्थाएं बढ़ी जा रही हैं, लेकिन हम उनकी समस्याओं को समझ चुके हैं, सरकार काम कर रही है। चलिए, वक्त हो चला इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज कानून में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। कानून है, लेकिन उसकी सही जानकारी और कानून का भय होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक शिष्टाचार, पुलिस सुधार और न्यायिक सुधार, सबको मरम्मत की जरूरत है। हम सबको एकजुट होकर अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। एक मजबूत समाज तभी खड़ा होगा जब हमारे नन्हों का भविष्य सुरक्षित होगा। आप तीनों स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों से जुड़ी की सुरक्षा से जुड़ी हमारे को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे को लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली।